एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सागिरी एक खोखले पेड़ के अंदर सो रही होती है। सागिरी सपना देखती है कि सागिरी जब छोटी होती है तब उसके पापा सागिरी को घूर रहे होते हैं। सागिरी कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो। तभी सागिरी की नींद खुल जाती है। सागिरी देखती है कि उसके पास गेंजी समुराई खड़ा होता है। सागिरी उससे आसपास का हालचाल पूछती है। गेंजी कहता है कि तुम्हें एक जहरीली तितली ने काट लिया था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। सागिरी देखती है कि गाबिमारू खाने के लिए कुछ बना रहा होता है। यूजिराहा आराम कर रही होती है और सेंटा कपड़े घड़ी कर रहा होता है। सागिरी कहती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, हमारे पास टाइम तो पहले से ही कम है। गाबिमारू कहता है कि हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं। इसके बाद सेंटा कहता है कि अब सभी लोग आ गए हैं तो हमें जितना ही पता है इस आइलैंड के बारे में आकर सभी लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही यूजिरा खाने को देखती है वो कहती है कि ये क्या बना दिया। गाबिमारू बताता है कि उसने ये आसपास की चीजों से बनाया है और लगता है ये अच्छा बना है। गाबिमारू आगे अमृत की फोटो दिखाकर कहता है कि जब मैं आसपास खाने की चीजें इकट्ठा कर रहा था तब मुझे ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली, पर यह आइलैंड भी बहुत बड़ा है तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। यूजिरा कहती है क्या तुम्हें अमृत के बारे में पहले से ही कुछ पता है, जिस पर गाबिमारू कहता है उसने तो पहली बार सुना है। और वो आगे बताता है कि मैंने देखा कि आइलैंड पर जो कि नॉर्मल आइलैंड पर मिलते हैं पर कुछ अलग से भी थे। कुछ फूलों की शक्ल में हमारे साथ यहाँ आए समुराई से भी मिल रही थी, शायद बाकी के फूल भी मरे हुए लोग ही हैं। जिस पर यूजिरा खाने को गाबिमारू के मुंह पर फेंकती हुई कहती है तुम हमें ये क्या खिला रहे हो। गाबिमारू कहता है कि मैंने खाने में ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। आगे सेंटा बताता है कि आइलैंड पर जितने भी स्टैचूज हैं वो बुद्धिस्ट और ताओइस्ट धर्म के हैं, तो हमें धर्म पर फोकस ना करके इस पर फोकस करना चाहिए कि उन्हें किसने बनाया, क्या वो पहले से यहाँ रहते थे। इस बात पर सागिरी कहती है ऐसा मुश्किल है कि कोई इंसान यहाँ रह पाएगा क्योंकि यहाँ के कीड़े मकोड़े और जानवर बहुत ही खतरनाक हैं। इसके अलावा यहाँ के जो राक्षस हैं वो भी बहुत अजीब हैं। उनके अंदर खून और हड्डियां तो है पर उनके अंदर ऑर्गन्स नहीं है। इसके बाद सागिरी रुक जाती है। सेंटा कहता है कि उनके अंदर जन्म देने वाले अंग भी नहीं है, जिस पर यूजिराहा कहती है अच्छा इनके अंदर डिस्क भी नहीं है। आगे सागिरी कहती है कि ये राक्षस भी अजीब तरह के बनाए हुए हैं। सेंटा कहता है कि मैं समझ गया था, राक्षसों ने जो धार्मिक चीजें पहन रखी हैं वो भी गलत तरीके से बनी हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये राक्षस खराब बने हुए गॉड हैं और ये आइलैंड भी इसी तरह से बना हुआ है। ये राक्षस भयानक तो है पर ये पागल भी हैं। सेंटा आगे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा नकली हैं और किसी के द्वारा बनाए हुए लगते हैं। ये असली और जादुई तो नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि हमें एक जादुई मंडला में मरने के लिए फेंक दिया गया है। तभी गाबिमारू हंसते हुए कहता है अगर राक्षस बिना ऑर्गन्स के जिंदा रह पा रहे हैं तो जरूर यहाँ पर अमृत होगा और यहाँ अगर अमृत है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे और हमारी सजा को माफ कर देंगे। यूजिरा कहती है हाँ ऐसा पॉसिबल है अगर हम पहले से ना मरे हो। सेंटा आगे कहता है कि गाबिमारू सही कह रहा है, हमें राक्षसों की बॉडी को अच्छे से देखना चाहिए। ये थोड़ा खतरनाक है पर अमृत को खोजने का यही एक रास्ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। गेंजी सागिरी के पास आता है और उससे कहता है तुम्हें एक नाव लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी जगह मैं यहाँ संभाल लूंगा। तुम क्लैन की मुखिया की लड़की हो, तुम्हें ये सब छोड़कर क्लैन के अगले मुखिया से शादी करनी चाहिए। सागिरी तलवार को कसकर पकड़ लेती है और कहती है एक असली योद्धा कभी भी अपना काम बीच में छोड़कर नहीं जाता। गेंजी सागिरी से कहता है क्या तुम इतनी ताकतवर हो कि गाबिमारू को मार सकोगी, और तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? तुम्हारी तलवार तो टूट गई थी। एक तलवार तलवारबाज का दिल होता है। ऐसा होता है कि तलवार टूट जाने के बाद लोग अपने हथियार बदल लेते हैं। मैं मानता हूँ तुम एक अच्छी तलवार को टेस्ट करने वाली और लोगों को सजा देने में माहिर हो, पर यहाँ पर एक अच्छे से लड़ाई करने वाले की जरूरत है और तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। तभी वहाँ पर सेंटा आ जाता है। सेंटा कहता है कि यहाँ से निकल पाना भी बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हम देखते हैं कि समुराई तेंजा एक कैदी नुरुकाई के साथ आइलैंड के बाहर जा रहा होता है, पर पानी का बहाव आइलैंड की तरफ होने की वजह से उनकी नाव आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। नुरुकाई तांजा को ये सब बता रही होती है। तभी वो लोग अपने सामने एक बड़ी सी बोट देखते हैं, जिसको देखकर तेंजा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो अभी बच्ची हो, मैं सौगन से बात करके तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगा। पर हम देखते हैं कि जो बड़ी सी बोट होती है वो टूटी हुई होती है। उसके आसपास बहुत सारी नाव टूटी पड़ी होती हैं। वहाँ पर हमें बहुत सारे राक्षस दिखाए जाते हैं और एक हंसते हुए आदमी का चेहरा भी दिखाया जाता है। तेंजा उनसे बचने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, जिसके बाद एक ऑक्टोपस जैसा राक्षस अपने हाथों से अटैक करना चालू कर देता है। नुरुकाई कहती है जल्दी से अपनी तलवार अंदर रख लो। तलवार की चमक से ये राक्षस और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस पर तेंजा कहता है मैं अब रुक नहीं सकता हूँ। नुरुकाई ये सब देखकर और ज्यादा डर जाती है और अपने पास्ट को याद करती है। वो
कहती है कि ये सब मेरे पुराने कर्मों का फल है, मेरी वजह से मेरा पूरा क्लैन मारा गया, मुझे उसकी सजा मिल रही है। हमें नुरुकाई का पक्ष दिखाया जाता है जिसमें सरकार के समुराइज नुरुकाई के क्लैन सांगा को ढूंढने के लिए आए होते हैं। वो लोग थके हुए होने का नाटक करते हैं, जिस पर नुरुकाई उनसे आराम करने को कहती है। वो लोग नुरुकाई से कहते हैं, अगर तुम एमिशी हो तो हम तुम्हारे गांव में आराम कर सकते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सांगा क्लैन के लोगों ने शोगन के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया था और पहाड़ों में रहने लगे थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग नुरुकाई के पूरे गाँव को मार देते हैं और नुरुकाई को पकड़ कर ले जाते हैं, जिससे वो बाकी गांव का भी पता बता सके। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। तेंजा को वहां पर उसका दोस्त कीसो दिखाई देता है, जिसकी बॉडी से फूल निकल रहे होते हैं। तेंजा जाकर कीसो से पूछता है, क्या आप मुझे पहचान पा रहे हो? और तभी राक्षस का एक हाथ कीसो की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर दोनों लोग डर जाते हैं। नुरुकाई कहती है, मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये मेरी गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है। तेंजा लगातार राक्षस से लड़ रहा होता है और नुरुकाई से कहता है, तुम क्यों मरना चाहती हो? जब तक मुझे तुम नहीं बताओगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। नुरुकाई बताती है कि उसके वजह से उसका पूरा सांगा क्लैन मारा गया और केवल अब वही बची है। तेंजा कहता है कि मुझे बाकी के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम बताओ, क्या तुम मरना चाहती हो? नुरुकाई तेंजा से रोते हुए कहती है, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। इसके बाद तेंजा नुरुकाई को एक तलवार दे देता है और दोनों मिलकर राक्षस से लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों लोग वापस से आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दोनों के ऊपर काफी खून लगा होता है। दोनों लोग खुद को साफ कर रहे होते हैं। तभी नुरुकाई अपने कपड़े उतार देती है। ये देखकर तेंजा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। नुरुकाई कहती है, तुम्हारी बहादुरी को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है, यहाँ से जाते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। इस पर तेंजा कहता है कि पहले ही मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा हो गया है, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। इसके बाद वापस हम सागिरी और सेंटा की बातचीत पर आते हैं, जहाँ पर सेंटा कहता है कि वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ, क्योंकि गाबीमारू को केवल तुम ही संभाल सकती हो। मैंने देखा है गाबीमारू पहले से बदल चुका है और उसने तुम्हें बचाया भी था। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रुक जाती हो। इसके बाद रात हो जाती है, सभी लोग सो रहे होते हैं। गाईमारू एक जगह बैठा होता है। सागिरी उसके पास आती है। गाईमारू कहता है कि तुम अभी भी मुझ पर नजर रखी हुई हो। सागिरी कहती है कि बाकी के समुराई सो गए हैं, मैं उनकी जगह पर पहरेदारी कर रही हूँ। गाईमारू आगे कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिसको सुनकर सागिरी थोड़ा चौंक जाती है। गाईमारू कहता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से कीड़े का जहर जल्दी से असर कर गया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी वजह से अब मैंने खुद की इच्छा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मैं इवागाकुरे जाकर अपनी बीवी के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं उसी के साथ रहूंगा। सागिरी कहती है कि तुम स्ट्रांग हो, जिस पर गाईमारू कहता है कि तुम भी बहुत स्ट्रांग हो और मैं इस चीज में गलत नहीं हो सकता हूँ। क्या ये तुम्हारा दिल था या तुम्हारी टेक्निक? जब हम जेल में मिले थे तब तुम स्ट्रांग थी, शायद वो प्रैक्टिकल ताकत थी, मुझे पता नहीं वो कैसी फीलिंग थी, पर तुम चौंक क्यों रही हो? गाईमारू आगे कहता है, हमारे गांव में सभी लोग कहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो या नहीं हो तब तक पता नहीं चलता जब तक तुम चीजों को अनुभव नहीं करते हो। लोग खुद को कमजोर ही समझते हैं जब तक उन्हें उनका काम नहीं करना पड़ता। हम सब सेम है। और गाईमारू सागिरी से इवागाकुरे से आ रहे लोगों के बारे में चिंता भी व्यक्त करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। गेंजिरी सागिरी के पास आकर कहता है, अभी तक कोई राक्षस नहीं दिखा है, लगता है राक्षस रात में काम नहीं करते हैं, मैं तुम्हें नाव तक छोड़ दूंगा। सागिरी कहती है, आपका शुक्रिया, पर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गेंजी कहता है, तुम एक औरत हो, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए और यामाडा क्लैन के बच्चे पैदा करने चाहिए। सागिरी कहती है, मुझे भी सभी लोगों ने यही बोला था। जब मैं ट्रेनिंग करती थी तब मैंने अपने पिता की आंखों में निराशा देखी थी। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यामाडा क्लैन की मुखिया एक लड़की तो नहीं हो सकती। सागिरी कहती है, अगर मैं अब यहाँ से चली गई तो मुझे जिंदगी भर यही सब वापस से देखना पड़ेगा। गेंजी कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें क्या बुराई है। सागिरी कहती है, मैं एक समुराई की तरह जीना चाहती हूँ। सागिरी अपने तलवार को जमीन पर रखते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सीनियर की बात नहीं मान रही हूँ, पर आप मुझे एक समुराई की तरह देखिए। मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है, पर मैं अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हूँ। सभी लोग यही चाहते हैं कि वो अपने तरीके से जिंदगी जिए। गेंजी चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, और अपनी तलवार निकालकर सागिरी पर अटैक करता है। सागिरी उससे उसकी तलवार छीन लेती है। यह देखकर गेंजी चौंक जाता है। सागिरी कहती है, आपने ही सिखाया था कि तलवार तलवारबाज का दिल होती है। तभी एक बड़ा सा कैदी आकर गेंजी पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।